आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी के बारे में। और सोशियोलॉजी का जो चैप्टर हमारे सामने है वो है 6, यानी कि छठे चैप्टर को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। छठा चैप्टर है हमारा सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। ठीक है, तो देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो, 16 से 17 हज़ार बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कैसे आपको जुड़ना है, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके। बिल्कुल स्पेस नहीं देना आपको, ये जो भी टाइप करना है विदाउट स्पेस सर्च करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। 16 आई थिंक 16 या 17 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे आपको ये वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। और जो हम अपनी वेबसाइट पे जो नोट्स डालते हैं MCQ, इन्हीं को हम नोट्स के रूप में भी डाल देंगे अपनी वेबसाइट पे। तो उसका भी लिंक जो है जैसे ही डाल देंगे हम वेबसाइट पे, आपको सीधा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलता रहेगा। और कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है वहाँ पे। और वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा, मैं बिजी जरूर हूँ लेकिन मैं टाइम निकाल के अब आपको सबको रिप्लाई करना है, क्या पूरा प्रयास करूँगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि विविधता, विविधता एक तरह से वैरायटी आप कह लो, यानी विविधता शब्द असमानता की जगह डैश पर बल देता है। यानी असमानता की जगह किस पे बल देता है? ऑप्शन है समानता। ध्यान से देखिए, बहुत सोच समझ के आंसर आपको करना है। विविधता शब्द असमानता की जगह, खाली स्थान आपको दे रखा है इसमें भरना है आपको, पर बल देता है। यानी इस असमानता की जगह समानता पे बल देता है, क्या ये आएगा? या फिर असमानता की जगह अंतर पे बल देता है, या महानता पे बल देता है, या इनमें से कोई नहीं? आपके सामने ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंतर पे। ठीक है, यानी ये अंतर पे बल देता है। वैरायटी का मतलब ही यहाँ पे है कि जिसमें मतलब अलग अलग विविधता को देखे, अंतर हो, वैरायटी हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विविधता डैश प्रस्तुत करती है। ऑप्शन है चुनौतियां प्रस्तुत करती है, प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत करती है, सांप्रदायिकता करती है, या रूढ़िवादिता। अब देखिए यहाँ पे सांप्रदायिकता भी हो सकता है इसका, लेकिन देखो आपको बेस्ट आंसर देना है, तो बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा चुनौतियां। आपके सामने पेपर में हो सकता है CBSE पेपर को टफ बनाने के लिए आपको दो ऑप्शन ऐसे दे दे जो कि बहुत ज्यादा, मतलब दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लोज हैं। आपको लगेगा भाई ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों सही हैं। लेकिन ऐसी अगर कंडीशन हो जाए तो आपको ज्यादा जो नजदीक आपको आंसर दिखे क्वेश्चन के उस पर टिक करना है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर अगर लेवल टफ कर दिया तो ऐसा जरूर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां भारत की विविधता के कारण उत्पन्न हुई है? ठीक है, कौन सी चुनौतियां? भारत की जो वैरायटी है, आपको पता है भारत में बहुत वैरायटी है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय, विचारधारा, संस्कृति, उनका तौर तरीके, रहन सहन, ठीक है, बोली, भाषा, सब कुछ अलग है। इतनी ज्यादा वैरायटी है भारत में। तो ये जो विविधता है, ये जो वैरायटी है, भारत में कौन सी चुनौती जो है उत्पन्न कर रही है? ऑप्शन है क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातीयता, या उपरोक्त सभी। तो देखिए क्षेत्रवाद भी होता है, सांप्रदायिकता भी होता है और जातीयता भी होता है, यानी तीनों तरह की चुनौती हैं। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है। ध्यान से समझिए, स्टेटमेंट है ये, परिभाषा है किसी ने दी है। राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। बहुत ध्यान से पढ़िए, देखो दोबारा देखो। राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। अब ये परिभाषा किसकी है, यानी ये परिभाषा राज्य के बारे में किसने दी है? तो ध्यान से आप ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, जॉन स्मिथ, मैक्स वेबर और मॉल्थस। ठीक है, मॉल्थस इस तरीके से होगा कुछ। तो देखिए अब आपके सामने चार ऑप्शन है, तो ये आंसर जो है इसका वो हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो थे एक विद्वान है और इन्होंने ये परिभाषा दी थी। ठीक है, इनके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत विश्व की डैश बड़ी आबादी वाला देश है। यानी कि पहली बड़ी आबादी, दूसरी बड़ी आबादी, तीसरी बड़ी आबादी, या पांचवी। अब देखिए भारत जो है इसको दो हिस्सों में देखते हैं। अगर हम इसको बात करें एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, भारत एक बड़ा देश है क्षेत्रफल में, तो ये 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, 7वें नंबर पे आता है, यानी 7वां स्थान है। अगर हम आबादी के हिसाब से देखें, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो ये 2nd नंबर पे आता है, यानी 2nd नंबर पे आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन आएगा? फर्स्ट पे चाइना आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2nd नंबर पे। भारत जो है जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? फर्स्ट अगर पूछे तो आपको बताना है चाइना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारत का जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं जो थी इनको मान्यता दी गई है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस देश में है? ऑप्शन है इजराइल। इजराइल देखो आप कहोगे ये तो यहूदी देश है, यहाँ तो हो ही नहीं सकती इतनी, तो इसे कट कर दो। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ये तीनों ही एक तरह से मुस्लिम देश हैं, तो इनमें हो सकती है। तो अब आपको सोचना है कौन से देश में हो सकती है। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था, यानी कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था ये कब हुआ? ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1923। अब ये 1920 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अधिवेशन तो बहुत हुए, पर नागपुर अधिवेशन आपकी बुक में क्यों दिया हुआ है इस चैप्टर में? रीजन ये है कि ये जो नागपुर अधिवेशन था इसमें ये चर्चा हुई थी, ये बात हुई थी कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम भाषा के आधार पे, ठीक है, भाषा के आधार पे क्या करेंगे, राज्य जो है उनको पुनर्गठन करेंगे, यानी भाषा के आधार पे राज्य को दोबारा से पुनर्गठित किया जाएगा। लेकिन बाद में ये चीज़ें नहीं हुई थी। ठीक है, बाद में इस पे विवाद हुआ, बाद में हुई, लेकिन आंदोलन के बाद हुई, डायरेक्ट नहीं हुई। तो इसीलिए ये 1920 का जो अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलोन जो है वो डैश का पुराना नाम है, यानी किसी देश का पुराना नाम है सिलोन। कौन से देश का है? ऑप्शन में श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, भूटान। आपने पढ़ा हो तो श्रीलंका जो है इसका पुराना नाम है। ठीक है, और ये श्रीलंका जो था ये भी गुलाम था। 1948 में ये आज़ाद हुआ था श्रीलंका। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? सिलोन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रीलंका में गृह युद्ध, श्रीलंका जो है इसमें गृह युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था इसमें गृह युद्ध 1983 में, यानी 1983 में। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2000 में कौन सा राज्य बना था? सन 2000 में तो देखिए कुछ राज्य थे जो कि बने थे, ठीक है, टूट कर बने थे। और तो इसमें है, ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, और ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, कि ये सभी जो है ये 2000 में बने थे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है, सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। आपको पता है भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है उतनी इन देशों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए पॉइंट जो है बिल्कुल याद रखना है। अगला है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित संविधान का अनुच्छेद है। ये आपके सपोर्टिंग में भी एक दो चार क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अल्पसंख्यकों से संबंधित संविधान का अनुच्छेद है। ऑप्शन है 29 और 30वां, 31 और 32वां, 33 और 38वां, 25 और 28वां। तो देखिए जो हमारा आर्टिकल है 29 और जो 30 है, यानी ए ऑप्शन जो है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा अधिनियम लोगों को उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करता है, यानी कि राज्य को मजबूर करता है कि भाई जनता जो आपसे जानकारी पूछे आपको वो जानकारी देनी है। ऑप्शन में है सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सरकारी अभिलेख की जानकारी का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा सूचना का इनका अधिकार, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसको आरटीआई एक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत क्या है, हमें मतलब अधिकार है कि हम किसी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी काम को लेकर, और उनको 30 दिन के अंदर हमारे जो क्वेश्चन है उसका जवाब भी, रिप्लाई भी हमें देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए, ये आपका आंसर है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सत्तावादी राज्य की विशेषता नहीं है? अब देखिए सत्तावादी का मतलब ये होता है ऐसी सरकार जो सत्तावादी हो जाए, यानी जो बस अपनी अपनी देखे, जनता की भलाई के लिए काम ना करे, बस अपनी भलाई के लिए काम करे, उसे बोलते हैं सत्तावादी। एक तरह से यहाँ पे तानाशाही शासन भी हो जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो इससे संबंधित इसकी विशेषता नहीं है। तो देखिए सत्तावादी राज्य लोकतंत्र के विपरीत होता है, ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता, इसके अपोजिट ही सिस्टम चलेगा। इसमें लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती, ये भी सही है, क्योंकि जब सत्तावादी हो जाता है तो फिर लोगों की अभिव्यक्ति की उतनी आज़ादी नहीं होती जितनी किसी लोकतांत्रिक देश में होती है, यहाँ पे नहीं सुनी जाती। ठीक है, नेक्स्ट है कि जन संचार के माध्यमों पर, यानी जो न्यूज़ चैनल वगैरह, मीडिया वगैरह जो भी है, इस पे सेंसर व्यवस्था, यानी इस पे प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा इन देशों में ऐसा होता है। जो सत्तावादी देश हैं उनमें जो सत्ता में जो शीर्ष पे बैठे हुए जो वहाँ के राजा या जो भी अधिकारी वगैरह हैं, उनके खिलाफ कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा सकता, उनके खिलाफ कुछ छापा नहीं जा सकता,
ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सत्तावादी में होता है। तो ये ए, बी और सी तीनों पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ लोगों को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यानी कि ऑप्शन डी क्या है, इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि ये तो लोकतंत्र के बारे में बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे तो सत्तावादी पूछा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल किस सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा लगाया गया था और इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि भारत में इमरजेंसी जो थी कब लगाई गई थी। मैंने आपको चैप्टर जो है वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में भी आपके ये चैप्टर है इमरजेंसी वाला, तो आपको सभी को याद होगा। ऑप्शन आपके सामने रख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक यानी संख्या में कम, तो ये हिंदू समुदाय। आपको पता है हिंदू जो है उनकी संख्या जो है वो ज्यादा है, तो अल्पसंख्यक नहीं होगा हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था। देखिए ये हिंदू धर्म के थे, लेकिन बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो कौन सा धर्म अपनाया था, ऑप्शन में है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या सिख धर्म। देखिए ये हो जाएगा इनका बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से बनते थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।